हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम बात कर रहे थे सीडीपी में जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था? जीन पियाजेट ने 1936 में दिया था। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निशन है, बच्चे का संज्ञान है, वो 4 स्टेजेस में डेवलप होता है। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल एंड थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहले 3 स्टेजेस हम लास्ट की 3 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, 4th स्टेज रहेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, वो 12 से 18 वर्ष तक होता है, या फिर 12 से आगे, 12 साल से आगे का जो टाइम पीरियड होता है, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन इस जो स्टेज की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चे को सोचने के लिए, अपने लॉजिक लगाने के लिए किसी मूर्त वस्तु की ज़रूरत नहीं होती, किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, इससे पहले वाले स्टेज में था, तो बच्चे के लॉजिक लगाने के लिए बच्चे को मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी, उसके सामने उन ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी था। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चे को अमूर्त चिंतन आ जाता है। यहाँ पर उसे मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती अपने लॉजिक लगाने के लिए। वो अमूर्त थिंकिंग कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं हैं, उन पर भी वो लॉजिक लगा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है, वो कैसी हो गई? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट जो स्टेज देखी थी हमने, उसमें बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करने लग गया था। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या था? आगमनात्मक तर्कना देने लग गया था। बच्चा को आप कोई उदाहरण दे रहे थे, तो उदाहरण से बच्चा नियम की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। यहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हो गया? निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में क्या होता है? यहाँ पर बच्चा के सामने अगर आप कोई नियम रखते हैं, अगर बच्चे के सामने कोई भी आप नियम रखते हैं, रूल रखते हैं, तो रूल से बच्चा कहाँ पर चले जाता है? उदाहरण पर। मतलब यहाँ पर जो नियम है, ये क्या होते हैं? जनरल होते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक बच्चे का जो कॉग्निशन है, वो काम करने लग जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। कई बार आपको दे देगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करता है, बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करता है, या इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों रीजनिंग करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग दे रखा है, तो आप डिडक्टिव रीजनिंग के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों, तो यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। क्यों? क्योंकि जीन पियाजेट कहते हैं कि जो लास्ट स्टेज में बच्चे का कॉग्निशन जितना डेवलप हो गया, वो उससे अगले स्टेज में भी बच्चे में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग आ गई, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इंडक्टिव रीजनिंग है गायब हो जाएगी, वो कंटिन्यू रहती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों ही होती हैं। आपने देखा होगा इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लग जाता है, मतलब बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा अपनी कल्पनाओं में ही किसी समस्या का समाधान
ढूंढना शुरू कर देता है। बच्चे के सामने जब भी कोई एक प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई एक समस्या आती है, तो वो उसको सोल्व करने के लिए स्टेप्स निर्धारित करता है अपने माइंड में ही कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से कर सकता हूँ। ये होती है हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना, कि एक ही समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक ही समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन को अपने माइंड में, अपनी कल्पना में ही सोचना हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लग सकता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढ पा रहा था, लेकिन इस स्टेज में बच्चा एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ये एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का अगर आपने परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप पैरामीटर कैसे निकालेंगे? एक स्क्वायर का परिमाप कैसे निकालेंगे? पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स है वो क्या होता है? पैरामीटर होता है। ये आपने बच्चे को सिखाया कि अगर आप सभी साइड्स का सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। बच्चे को आपने ये बताया कि जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये साइड ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ए भी ए होगी। आपने बच्चे को इतना बताया। ये आपने क्या बताया? बच्चे को आपने नियम बताया। तो बच्चा अब क्या करेगा? बच्चा यहाँ पर वो वैल्यू पुट करके देखेगा कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अगर मैं इन चारों को जोड़ देता हूँ तो परिमाप कितना आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा 12। एक बच्चे ने सॉल्यूशन इस तरह से निकाला। दूसरा बच्चा सॉल्यूशन निकालेगा। बच्चे को ये पता है अगर ये सारी साइड इक्वल हैं, अगर ये सारी साइड बराबर हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर रिपीटेड एडिशन में करता रहा तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन तक ही सीमित नहीं रहते, एक ही समस्या के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वही क्या होती है? आपकी हाइपोथेसिस बनाना और एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन में जाना अपने माइंड में ही। ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ पर बच्चे के सामने आपने कोई स्क्वायर नहीं रखा था। बच्चे के सामने स्क्वायर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। वो खुद ही अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेगा कि स्क्वायर इस तरह का होता है, और आपने जो करेक्टरिस्टिक बताई उसके आधार पर वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। तो ये हाइपोथेसिस फॉर्मेशन भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो एक उसकी जो थिंकिंग है वो हाईएस्ट लेवल पर होती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की होती है, या फिर इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग। हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो हाईएस्ट ऑर्डर की होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और सबसे लोवेस्ट किस में होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। जीन पियाजेट कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा स्टेजेस को पार करता है, बच्चा सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल में आया, प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट में गया, कॉन्क्रीट से जो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, तो यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे का जो कोग्निशन है वो डेवलप हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बच्चे का कोग्निशन बढ़ रहा है तो बच्चा यहाँ पर मोर लिटिल साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है। यहाँ पर बच्चा छोटे वैज्ञानिक की तरह सोचने लगता है। वो उसकी जो थिंकिंग है वो यहाँ पर, उसका जो कोग्निशन है, उसका जो संज्ञान है वो यहाँ पर कम्प्लीटली डेवलप माना जीन पियाजेट ने। जीन पियाजेट मानते हैं कि जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो उसका जो कोग्निशन है, उसका जो संज्ञान है वो पूर्ण तरह से डेवलप हो जाता है एक वयस्क की तरह। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। इसमें बच्चे में कौन सी आ जाती है? लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर बच्चे में आ जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि लॉजिकल थिंकिंग है वो बच्चे में कौन सी स्टेज में आती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। बच्चे में तर्क देने की क्षमता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बच्चा सिस्टमैटिक प्लानिंग भी कर सकता है, सुव्यवस्थित प्लानिंग भी कर सकता है, योजना बना सकता है। सिस्टमैटिक प्लानिंग भी कर सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है, तो वो सिस्टमैटिक वो स्टेप्स क्या क्या होंगे ये सब चीज़ें भी बच्चा यहाँ पर निर्धारित कर सकता है। ये सब करेक्टरिस्टिक होती हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। बहुत कम करेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। सबसे पहले बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बच्चे के लॉजिक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बच्चा सिस्टमैटिक प्लानिंग करने लग जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह की रीजनिंग यहाँ पर बच्चा कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है। इस स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है जिसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, मतलब किशोर अहम केंद्रीकरण। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? एडोलेसेंस में जब बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि वो सारी दुनिया का केंद्र वही है। जिस तरह से इन्फेंसी में बच्चे में, इन्फेंसी जब हमने पढ़ी थी, जब हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी सेंसरी मोटर स्टेज, जब हमने देखा था कि बच्चे का जो व्यवहार है वो ईगोसेंट्रिक होता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, वो सारी दुनिया का केंद्र खुद को लेकर चलता है। उसी तरह से एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, किशोर में भी अहम केंद्रीकरण पाया जाता है। वो भी अपने आप को सारी दुनिया का केंद्र मानता है, उसे लगता है कि सभी लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं। इस स्टेज में बच्चों को देखने को मिलता है कि वो डाइटिंग करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं, दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये सब करेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चे में, किशोर में भी आती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखनी है कि एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एक करेक्टरिस्टिक होती है। ये 4 स्टेजेस थी जीन पियाजेट की। जीन पियाजेट ने जो बच्चे का कोग्निशन है वो 4 स्टेजेस में माना। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आई। सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, जो बच्चा इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है। दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष में होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में होता है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 4 स्टेजेस दी थी जीन पियाजेट ने। हर एक स्टेज का हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने क्लासेस दी हैं उससे बाहर कहीं भी आए। इस थ्योरी के अपने क्रिटिसिज्म भी रहे, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, हर एक थ्योरी के अपने क्रिटिसिज्म होते हैं। जैसे इन्होंने कल्चर को और सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने संस्कृति और समाज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये कहते हैं कि बच्चे के कोग्निशन में संस्कृति और समाज का कोई रोल नहीं होता है। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, क्योंकि बच्चे के कोग्निशन के लिए, बच्चे के संज्ञान के लिए उसकी संस्कृति और जो समाज है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जब भी बच्चे का कोग्निशन का डेवलपमेंट होगा, जब बच्चे का संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। जब वो अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तो बच्चे का कोग्निशन डेवलप होता है। इन्होंने इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया, ये क्रिटिसिज्म रहा। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी स्टेजेस में दी हैं। जो स्टेजेस की करेक्टरिस्टिक हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं वो कुछ बच्चों में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप ना होकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती हैं, क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बच्चों का कोग्निशन है वो अर्ली टाइम में डेवलप हो जाता है, कुछ बच्चों का कोग्निशन है वो बाद में डेवलप होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी कैटर नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला जो कोग्निशन है, डेवलपमेंट है, वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हेरिडिटी और आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण बच्चे का जो कोग्निशन है, बच्चे का जो संज्ञान है, वो अलग अलग रेट में डेवलप होता है। तो ये भी उनकी एक क्रिटिसिज्म रहा। उसके अलावा इन्होंने अडल्ट्स की जो एबिलिटी है उनको अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक अडल्ट की तरह ही संज्ञान लेकर पैदा होते हैं, उनका जो संज्ञान है, उनका जो कोग्निशन है वो भी बड़ों की तरह ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, बच्चों का जो कोग्निशन है वो उतना डेवलप नहीं होता जितना एक अडल्ट का होता है। दूसरा, टीचर को लगता है कि जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ गया, जब बच्चा किशोर अवस्था में आ गया, तो बच्चे का कोग्निशन है वो फुल्ली डेवलप हो गया है। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो अमूर्त चिंतन करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो जब वो अमूर्त चिंतन करने में कैपेबल नहीं होते हैं तो वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि वो खुद कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो जीन पियाजेट की थ्योरी के अपने कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने
जो कॉग्निशन है उसको अलग अलग स्टेजेस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि बच्चे का कॉग्निशन है, बच्चे का जो संज्ञान है वो किस तरह से डेवलप होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।